Assalamu alaikum and welcome back. Today I'm going to discuss some very important questions on global warming. This topic is also included in your sociology part, JKSSP supervisor post. So the first question here is, which one of the following is not a greenhouse gas? ये जो नीचे गैसेस देखे हैं इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हाइड्रोजन। क्योंकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या वाटर वेपर जो है वो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक, सो जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है रेडिएंट एनर्जी थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सो हेयर जो इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है उनकी वेवलेंथ कितनी होती है? क्या वो शॉर्ट होती है, क्या वो लॉन्ग होती है, क्या वो इन्फिनाइट होती है या क्या वो ज़ीरो होती है? सो द राइट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लॉन्गर। सो इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेव लेंथ्स? किन में हायर एनर्जी होती है या और किन में शॉर्टर वेव लेंथ्स होती हैं? सो हेयर द राइट आंसर इज़ यूवी रेडिएशन, दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है उनकी रेंज 100 to 400 nm होती है। सो द यूवी जो पर्टिकुलरली हाई एनर्जी होती है उसको हम कैटेगराइज करते हैं इन द वेव लेंथ ऑफ 100 to 200 nm। So here the right answer for the energy levels and shorter wavelengths, that is ultraviolet radiations. Question number 4 says which of the following greenhouse gases is present in very high quantities? जो ग्रीन हाउस गैसेस नीचे दे के है इनमें से कौन सा हमारे एटमॉस्फेयर में हायर क्वांटिटीज़ में पाया जाता है? सो हेयर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है अमंग जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सो जो इसकी कंसंट्रेशन होती है दैट रेंज फ्रॉम 9 to 26%। और जो बाकी अदर इम्पॉर्टेंट गैसेस है जैसे मीथेन है उसकी मीथेन की हमारी है 4 to 9%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट इन। जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उससे क्या होता है? उससे जो होता है उससे इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। क्योंकि जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो काफ़ी मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। और ग्लोबल वार्मिंग जो है इट्स कॉज्ड बाय दोज ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट को ट्रैप करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। सो अगर हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका नंबर इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the most potent greenhouse gas in terms of efficiency is? So the right answer here is option number C, that is CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये गैस जो है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। और एडिशनली ये भी ट्रैप करते हैं हीट हमारे एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज विच इज़ नॉट नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस? इनमें से जो भी गैसेस देखे हैं कौन सा नेचुरली ऑकरिंग नहीं है? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ईथेन। क्योंकि ईथेन जो है ये पाया जाता है लो कॉन्सेंट्रेशंस में, इसलिए ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करता है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। रैदर जो कन्वर्जन ऑफ ईथेन है टू मीथेन वो लार्जली कंट्रीब्यूट करता है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which is not true for the relative contributions of various greenhouse gases to the total global warming? Here the right answer is
Option number C, that is N2O, that's 12%. N2O 12% जो है, जो भी इसमें 12% होता है, बाकी जो भी गैसेस मेंशन किए गए हैं वो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन जो रिलेटिव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ N2O इज़ वो 6% है। सो रिलेटिव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो मेजरमेंट होता है द अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रैप करता है हमारा एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन हाउस गैसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस का है टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ N2O, दैट्स 12%. Next question says the GWP is the dependent on which of the following factors? GWP जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? ये जो नीचे फैक्टर्स देखे हैं इनमें से ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ठीक, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेवलेंथ्स दैट इट कैन एब्जॉर्ब, क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब्ड by any of the greenhouse gases हमारे एटमॉस्फेयर में जो होता है as a multiple of heat absorbed is the same quantity of carbon dioxide that is referred to as global warming. ठीक है, सो ये जो फैक्टर्स देखे हैं ये these all factors are the contributors to GWP. Next question is which of the following greenhouse gases has the highest atmospheric lifetime? ठीक है, here the right answer is option number D, that is carbon tetrafluoride. Carbon tetrafluoride जो है ये extremely stable होता है with a 50,000 year atmospheric lifespan, 50,000 year atmospheric lifespan and a 6,500 fold हायर ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल दैन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए जो ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ मेंशन किए गए हैं इनमें से जो हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम होता है वो कार्बन टेट्राफ्लोराइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेडिएटिव एफिशिएंसी? सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज PFTBA. PFTBA का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ पर फ्लोरो ट्राई ब्यूटाइल एमाइन। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, पर फ्लोरो ट्राई ब्यूटाइल एमाइन, दैट्स PFTBA. Question number 12 says which among the following compounds have the highest GWP? इनमें से जो भी कंपाउंड्स देखे हैं उनमें से किसकी हाईएस्ट GWP है? ठीक है, सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड. सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ये मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जिसका हम स्टडी करते हैं बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है दैट इज़ 22,200 टाइम्स that of carbon dioxide over a 100-year period. So as a gas is exhaled, it accumulates in the atmosphere for many centuries and it's almost undamaged conditions. So here the right answer is sulfur hexafluoride. Next question says, what does the method of enhanced weathering mean? And so here the option is option number D, none of the above. Next question says, which is sink for carbon? कार्बन के लिए क्या सिंक है? सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे जो है दीज आर द सिंक फॉर कार्बन, चाहे वो सैलिन वाटर बॉडीज़ हो, ओल्ड ऑयल फील्ड्स हो, वेटलैंड्स हो, ये सब है सिंक फॉर कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, normal greenhouse effect is important for the sustenance of life on earth as it has increased the earth's surface temperature by. ठीक है, तो जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है हमारी सस्टेनेंस के लिए ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सो इसका जो इंक्रीज़ हुआ है अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर वो कितने डिग्री से हुआ है? सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर
D, that is 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो हमारे अर्थ को उस टेम्परेचर पे रखता है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू थ्राइव, राइट। सो जो रिमेनिंग रेडिएशन है रफली हाफ ऑफ इट वो हमारे प्लानट पे पहुंचती है। इट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द सीज, इट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड एंड इट कीप्स द ग्राउंड वेरी वार्म एंड इट प्रोवाइड्स फूड फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल। सो जो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 33 डिग्री सेल्सियस। So these were some important questions on global warming. Thank you for watching.